पिछले कुछ 12-13 दिन से एक जंग छिड़ी हुई है और उस जंग के एक साइड में है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और दूसरे साइड में है ईरान जो अकेला है। तो होता ऐसा कि 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया जाता है। The supreme leader of Iran is dead. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. इस इंसिडेंट के बाद ईरान भी इस वॉर को एक फुल फ्लेज वॉर की डायरेक्शन में लेकर जाता है जो आज की डेट में भी हम ना देखने को मिल रही है। इस वॉर के वजह से दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे देश को इसका असर क्या पड़ रहा है, इसके बारे में नेशन ओवर नॉइसेस के इस एपिसोड में आज बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ही बात करने के वास्ते में जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्या क्या सुनने को आ रहा भाई। एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। तो ये जंग को समझने के वास्ते में बैकग्राउंड और मिसकैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी। तो ये बैकग्राउंड समझने के वास्ते में हमें 1979 में जाना पड़ता है जहां पर ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू होता है और इस इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल अच्छे एलाइज थे। इस रेवोल्यूशन के बाद एंटी यूएस और एंटी इजराइल रिजीम होना शुरू हो जाता ईरान में, जो ऑब्वियसली इजराइल को अच्छा नहीं लगता और ना कि यूएस को अच्छा लगता। इसके अलावा जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी 1980 से लेकर अब तक जो चल रही है, उसमें ईरान जो है उन्हें अपने अलाइज बनाने लगा हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, हमास जो कि गाजा में है और साथ साथ में जो मिलिटियास है जो कि इराक और यमन में है। इसका रीजन ये था कि जो यूएस और इजराइल का जो इन्फ्लुएंस था उसे ईरान घटाना चाहता था। तीसरा रीजन जो है वो ईरान का अपना न्यूक्लियर एम्बिशन है। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। अब इजराइल न्यूक्लियर पावर होते हुए कभी भी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर हो जाने दे, क्यों को बोले तो उसकी इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम होते। ये एक रीजन है। इन तीनों रीजन के अलावा एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट है और वो है 2025 का इजराइल ईरान का जो वॉर था जो 12 दिन लगभग चला, उसका सीज फायर समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025 जून में जैसा मैं तुमने बोला लगभग 12 दिन का वॉर चलता है जहां पर इजराइल कंप्लीटली एंटिसिपेट नहीं करता कि ईरान उसे काउंटर स्ट्राइक करता है और जैसे ही ईरान काउंटर स्ट्राइक करता है इजराइल के ऊपर, इजराइल भागते हुए अमेरिका के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बचा लियो, और अमेरिका बोलता है कि मुझे दो हफ्ते का टाइम होना, उसके बाद मैं सोचता हूं। और इस 2 हफ्ते के बाद अमेरिका क्या करता है, अपने स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करता है और लगभग 30,000 पाउंड के बॉम्ब्स ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर गिराता है और ये सीज फायर अनाउंस करता है। अमेरिका सीज फायर अनाउंस करता है कि अब हमें न्यूक्लियर पावर जो ईरान का है उसे ऑलमोस्ट खत्म कर डाली, अब वहां न्यूक्लियर बनने का चांसेस नहीं। उसके बाद फिर से ऐसा क्या रीजन आ गया कि इजराइल या फिर अमेरिका को दोबारा हमला करना पड़ा ईरान के ऊपर। तुम्हें तो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर डाले थे, फिर से हमला करने का रीजन क्या है? ये थी बैकग्राउंड की बात। अब मिसकैलकुलेशंस की बात करेंगे। अब मिसकैलकुलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशनल एंगल निकल को आता है। जो इजराइल और अमेरिका मिलकर पहले दिन स्ट्राइक करे, उस स्ट्राइक में एक स्कूल पर स्ट्राइक किया गया जिसमें 160 से ऊपर बच्चियों को मारा गया। ये एक इमोशनल एंगल था पूरी की पूरी ईरान की पब्लिक को। दूसरा इमोशनल एंगल ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मारना और उनके साथ साथ ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। ये भी कहीं ना कहीं ईरान की पब्लिक को एकजुट लेकर आया, जो आज की डेट में हम देखने को मिल रहा है, जहां पर लाखों के लोग सड़कों पे देखने को मिल रही तेहरान में ईरान के। इजराइल के कांस्टेंट अटैक्स ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर ऑयल रिजर्व्स को या फिर बैंक्स को, ये भी एक इमोशनल एंगल क्रिएट करे ईरान की पब्लिक को, काफी गहरा असर छोड़ को है। मिसकैलकुलेशन का और भी वाइडर पर्सपेक्टिव है और वो ये है कि यूएस या फिर इजराइल कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज को अटैक करता है। जब से ये वॉर शुरू हो गया है, हजारों के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है ईरान के नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे कि सऊदी, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत। ये सारे कंट्रीज के ऊपर ईरान हमला किया जो यूएस मिलिट्री को फैसिलिटेट करते थे, यानी कि यूएस मिलिट्री को जगह देते थे अपने देश में।
इधर क्या है, अमेरिका और ईरान का जो डिस्टेंस है लगभग 10,000 किलोमीटर के ऊपर है। अब जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका अपने लैंड से हमला करिया या फिर इस स्ट्राइक्स को कैरी आउट करिया तो उसे टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। तो इस वजह से उन्हें क्या करको है, अपनी आर्मी को या फिर अपने रडार सिस्टम्स को मिडिल ईस्ट में तैनात करको है। से कभी भी ईरान के ऊपर हमला करना है तो उन्हें अमेरिकन लैंड से ईरान के ऊपर हमला करने के बजाय गल्फ कंट्रीज में जो उसके आर्मी फैसिलिटीज हैं या फिर जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या फिर उसके जो नेवल बेसिस हैं वहां से इस्तेमाल करको ईरान के ऊपर हमला करता है। और ये वन ऑफ द मेन रीजन बनता है कि ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज को अटैक करता है। ये कंप्लीटली एंटिसिपेट नहीं कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स कि ऐसा कुछ होता है। ये रडार सिस्टम जो है इसको आइस ऑफ द मिडिल ईस्ट बोला जाता है। ये चार रडार सिस्टम डाउन हो गई। अब इतना इफेक्टिवली ईरान कैसा इस स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर पा रहा है, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज बनती है। रशिया और चाइना का भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है। की को बोले तो ईरान को ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ये वॉर उन्हें कंप्लीटली जीतना बहुत मुश्किल। तो ईरान एक सिंपल सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि अगर ये हमें जंग नहीं जीते तो हमें ये जंग तुम ना जीतने भी नहीं देते। अब एग्जाम्पल के तरीके से तुम्हें समझना अगर को बोले तो एक कंट्री के पास बैलिस्टिक होना इंपॉर्टेंट नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होना इंपॉर्टेंट नहीं, उस बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना आना ये है इंपॉर्टेंट। अब इतने इफेक्टिव तरीके से अगर ईरान अमेरिकन रडार सिस्टम्स को मार गिरा रहा है, जिस आयरन डोम को दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता था, वो डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर को इजराइल के टेल अवीव में या हाइफा में अगर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर पा रहा इतने अच्छे तरीके से, तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज है कि उसे इतने अच्छे कोऑर्डिनेट्स कैसा मिल रही, कि किस टाइम पर जेट्स टेक ऑफ कर रही, किस टाइम पर किस होटल में CIA के या मुसाद के एजेंट्स हैं, इस चीज को कैसा पता कर पा रहा है ईरान अपने खुद के दम पर, यह भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। ईरान इस वॉर को अभी सिर्फ वेपन्स के दम पर नहीं लड़ रहा, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया को घुटने पर लाने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर को। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है एक नैरो सी पैसेज है जो ईरान और ओमान के बीच में है, जो फिलहाल ईरान बंद कर डाले। दुनिया भर स्टॉक मार्केट गिर को है और दुनिया भर ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो को ही, और LPG का इशू इंडिया में भी दिखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के ऊपर पड़े थे, वो एक क्लियर कट दिख रहा है कि ये वॉर अभी वेपन्स के ऊपर नहीं, एक इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर लड़ी जा रही है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया का 20% से भी ऊपर ऑयल इसी रास्ते से निकल को आता है, जो फिलहाल बंद है। ये सब चीजों का इम्पैक्ट इंडिया पर जो हो रहा है उसे समझने के वास्ते में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और वो नैम का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनती जो इजराइल में जाको ये बोलती, इंडिया stands with Israel firmly with full conviction। कहीं ना कहीं हमें देख पा रही कि हमारी जो फ्रेंडशिप जो रशिया के साथ थी वो इक्वेशन भी कहीं ना कहीं डैमेज हो गया। वो आज के दिन देखने को मिल रहा है जहां पर रशिया ये बोल रहा है कि ऑयल में डिस्काउंट तो नहीं। 2024 नवंबर में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट रिलीज किया जाता है, और वो अरेस्ट वारंट जो रिलीज करता है वो बॉडी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसके टोटल 125 मेंबर्स हैं, और उसमें जो टॉप स्टेट्स हैं वो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अरेस्ट वारंट इस ग्राउंड पर है कि ही इज समबडी हु कंडक्टेड स्टारवेशन and also genocide in Gaza where he killed 70,000 plus, जिसमें 70,000 plus people, जिसमें 20,000 बच्चे involved थे। Why is it that our prime minister doesn't speak more the day? लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। फिलहाल पूरे देश में गैस सिलेंडर को लेकर खिल्लत चल रही है, और चेन्नई में काफ़ी सारे होटल्स बंद हो रही, बैंगलोर में काफ़ी सारे होटल्स बंद हो रही। ना ही सिर्फ ये बैंगलोर और चेन्नई का मामला है, पूरे कंट्री में गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है वो कम हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन सब चीज़ों का रेजोल्यूशन क्या है? मोदी जी इन सब इश्यूज का सोल्यूशन कैसा निकालती?
अगर ये वॉर चली और अगर ये वॉर कंटिन्यू हुई तो जाहिर सी बात है गैस सिलेंडर की किल्लत और ज्यादा होने वाली है और प्रॉब्लमैटिक होने वाले हैं चीज़ें। तो मैं तो अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया और मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक नहीं 2। पहला सोल्यूशन ये है कि सारे लकड़ियां जो सूखे लकड़ियां ही वो लाको मैं जोड़ लूं। अब मैं चूल्हा वुल्हा सेटअप कर लूं, मैं वो लकड़ियां मैं खाना ये ना बना को खा लेता हूं। अब तुम्हें देखो तुमने क्या सोचना है। और सोल्यूशन नंबर 2 ये है कि मोदी जी का जो एक्सक्लूसिव प्लान है गोबर गैस, न्यायेन राज्यम ओके, लवणेन भोज्यम। अरे ये नहीं, गोबर गैस बनाने की टेक्नोलॉजी बोलो। एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी कि मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। तो मुझे थोड़ा इजाजत दियो आप सब लोग, मैं थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करको, मैं इसको सच में एक्सपेरिमेंट करको। आई विल गेट बैक टू यू। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अरे कुछ तो करो। मैंने टच किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।